एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दैट हाउ टू स्कोर 35 प्लस मार्क्स इन IBPS RRB PO इन 2024 एग्जामिनेशन। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो क्वांट के ऊपर बनाई थी, क्योंकि जो RRB का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो प्रीलिम्स लेवल का पेपर होता है उसके अंदर सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है। और उसके बाद में देखा जाए जो मेंस आएगा उसके अंदर आपका इंग्लिश आएगा, आपका जीके और करंट अफेयर्स आएगा एंड आपका कंप्यूटर, मतलब 3 सब्जेक्ट और उसके बाद में आपके जुड़ जाएंगे। तो ये हम प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे। जो भी मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो प्री और मेंस दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए। ये दोनों के लिए कि अभी आपके पास में 5 मंथ्स का टाइम है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलिए सो दैट यू कैन अचीव योर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ ऑफ दैम। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, आपको पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में क्या करते हैं कि पेन पेपर उठा के फटाफट से शुरू कर देते हैं। वो चीज़ सही है, लेकिन आपको सबसे पहले ना ये जानना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है, लाइक अगर आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करोगे, अगर 2-3 लाइन का पजल सिटिंग अरेंजमेंट है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप साथ के साथ करते जाओगे। लेकिन अगर आपका बहुत लंबा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ गया तो बेटर है कि आप चीज़ों में उसको अपने ना नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। लाइक इंस्ट्रक्शन नोट डाउन कर लो कि क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है, बीच बीच में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे लाइक ब्लड रिलेशन हो गया और क्या नाम है सिलॉग्स हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली बन जाएंगी, आपको ज़्यादा उसमें टाइम टेकिंग नहीं होती हैं वो चीज़ें। लेकिन पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता। आपको ना क्वेश्चन का बेस पता होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर लो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप लोग फर्स्टली फाइंड आउट करो कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप एक वन गो में कर सकते हो। ठीक है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप 45 मिनट्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और आपने वन गो में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आई थिंक आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे 8 मिनट के अंदर अगर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, तो आधा मोटिवेशन तो वहीं पर आ जाता है कि यार पेपर आसान से हो जाएगा। तो अपना पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, प्रैक्टिस अभी से करो इस चीज़ की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब कि ना मॉक को ऐसे दो कि जैसे आप अपना पेपर दे रहे हो, और उसके अंदर पहले अपने फाइंड आउट करो कि इजी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आप पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब कि 15-20 मिनट आप इतना लगा लो कि आप दोनों सेक्शन के इजी क्वेश्चन वन गो में आराम से बना लो। उसके बाद में जो टाइम बचेगा, लाइक 20-25 मिनट लगेंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत लाइक जैसे 1 मिनट लेने वाले क्वेश्चन हैं, 2 मिनट लेने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करो। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं होता कि हम 4 दिन में 1 दिन लगा रहे हैं और उसी दिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो हम कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, अपनी परसेंटाइल पे फोकस करना पड़ेगा। सब तभी जाकर आप लोगों का मतलब कि एक 5 महीने के बाद तक ना एक स्ट्रक्चर बन पाएगा। आप एक अपने पास में एक वो बना सकते हो कि हाँ भाई, हम इतने क्वेश्चन में चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करो, अभी बहुत टाइम है। ज़्यादा इन सब चीज़ों में पछड़ों में मत पड़ो कि पहले हम 1 महीना 2 महीना अपना फाउंडेशन निकालेंगे, उसके बाद में हम अपना थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, फिर हम हाई लेवल पे जाएंगे। ये सब मत करना। अभी से आपका कुछ नहीं आता है तो भी आप वीकली एक मॉक दो, उसको देखो, उसको एनालाइज करो, उसको उसमें देखो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। तो डेली बेसिस पे कम से कम डेली की चेकलिस्ट लगाओ, डेली के मॉक्स लगाओ, मतलब कि लाइक वीकली मॉक्स लगा लो। और जो चेकलिस्ट आती है वो कर लो। छोटी छोटी क्विजेस आती हैं, स्मार्ट कीडा पे है, अड्डा 24/7 पर है, टेक्स्ट बुक पर चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप बिगनर हो, और गाइडली पे स्विच मैं अभी नहीं बताऊँगी किसी भी बच्चे को जो बिगनर है, लेकिन जो थोड़ा एडवांस है, जो पहले पेपर दे चुके हैं, अब उनका टाइम है कि वो गाइडली पर स्विच कर जाएं। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप वो टॉपिक देखो जो रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। सी पजल सेटिंग अरेंजमेंट आना ही आना है, कम से कम 20-25 मार्क्स वो लेकर जाएगा। पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, तो आपको उसको इतना अच्छे से करना है कि आपकी 2 मिनट में एक पजल सॉल्व हो जानी चाहिए और 1 मिनट आपको उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगना चाहिए। आई थिंक जब पजल सॉल्व हो जाती है तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकेंड के अंदर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे फंसते हैं, मैं खुद फंस जाती हूँ कभी कभी। तो क्योंकि जब जहाँ पे ये होता है ना कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसका निकालो, तो उस चीज़ में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उस चीज़ पे फोकस करो। और पिछले साल का जो RRB PO का एग्ज़ाम आया था वो बहुत गंदा था, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मतलब कट ऑफ भी बहुत लो गई थी उस टाइम पे।
और मैं खुद जब पेपर देकर आई थी तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, लेवल बढ़ रहा है चीज़ों का, और आप भी अपना लेवल बढ़ाओ। जो फ्रिक्वेंटली आस्क हुए हैं ना क्वेश्चंस, उन पे मतलब जी जान लगा दो। लाइक जैसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स आपका लेकर जाएगा कम से कम 5-6 नंबर लेके जाएगा सिलॉग्स। उसके बाद में अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक जैसी चीज़ें आ गई या नंबर सीरीज़ जैसी चीज़ें आ गई तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। नंबर सीरीज़ तो खैर क्वांट में आती है, लेकिन आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो होती है वो आती है आरआरबी जैसे एग्ज़ाम में, क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन में। तो आप उस पर फोकस करो। ये कुछ अगर आपने ये जो कुछ कुछ टॉपिक है लाइक पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग और क्या नाम है ब्लड रिलेशन, अगर आप इनका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपके ना करते भी 15 से 18 नंबर लेकर जाएंगी मिसलिनियस पार्ट में, और उससे ज़्यादा आपका सारा पजल्स कवर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट कि इतनी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको मतलब कि ऐसी लॉजिकल रीजनिंग आप अपनी यूज़ करो कि आप ना जो ऑप्शंस हमें दिए होते हैं आप उन्हें कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं समझ में आती हैं कि कैसे करनी है, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद में जो रिमेनिंग ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर हम लोग आंसर फाइंड आउट करने में मतलब थोड़े क्लोज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आती, ये चीज़ें आती हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपने मतलब कि एक एक टॉपिक के 100-200 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर अपने आप आ जाएगी कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कैसे एलिमिनेट करने हैं और जो बचे और ऑप्शंस है उसके अंदर से आंसर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है इसके लिए कि आप सीख जाओगे ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं। सिक्स पॉइंट इज दैट कि आप ना मतलब कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करो रादर देन आप गेस वर्क करो। गेस वर्क कभी मत करना, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप गेस वर्क करके नेगेटिव मार्किंग में जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। ये सिर्फ एक अपने आप को उस मोमेंट के लिए सेटिस्फाइड करना है कि हमने इतने क्वेश्चन गेस वर्क में कर दिए, लेकिन आप अल्टीमेटली अंदर से जानते हो कि जब रिजल्ट आएगा तो वो चीज़ें गेस वर्क काम नहीं करेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको गेस वर्क पे वर्क नहीं करना है और ना उस पॉइंट पे जाना है। आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। डेली के क्वेश्चंस लगाओ 100-100, 200-200 एक पर्टिकुलर टॉपिक के, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, सो दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप देखना जब हम क्या होता है ना कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं ना जब हमें इंग्लिश, तो कुछ टाइम के बाद में ना हमारे उसमें भी नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये रीजनिंग है, एक लॉजिकल चीज़ है जो मतलब जिसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको सिर्फ एक अप्रोच समझनी होती है, एक सिस्टम समझना होता है, उसके बाद में आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सो सेवन पॉइंट इज़ दैट कि आप ना जो लाइक जैसे डाटा सफिशिएंसी जैसे चैप्टर्स हो गए या सिलॉग्स जैसे चैप्टर हो गए, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अटेंशन की ज़रूरत है। आप पजल्स में एक तरीके के आप लॉजिक लगा सकते हो, आप केसेस बना सकते हो, ब्लड रिलेशन भी आप लोग कर सकते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी कर, लेकिन सिलॉग्स और डाटा सफिशिएंसी एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अटेंशन देना है, आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए उनका। सिलॉग्स में मैं सही बताऊँ, मैंने खुद इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन कुछ ना अगर 5 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर गलत होता है। तो ये चीज़ें होती हैं सबके साथ में। अब मैं वो जो एक गलत होता है ना उस पे भी वर्क कर रही हूँ, तो आप लोग तो अगर आप लोग नए हो या फिर आप लोग ऑलरेडी एक्स एस्पिरेंट हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर गेस वर्क नहीं चलेगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। पहले मुझे भी लगता था कि अरे तुक्का हो जाएगा, मतलब कि बना लूँगी, ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, लॉजिक लगता है इसके अंदर भी। तो इन सब्जेक्ट्स में आप लोग लॉजिक लगाओ, इन पे अटेंशन दो, पूरा एक पूरा वो होता है ना कि बेसिक टू हाई वाला मतलब कि सिस्टम बना लो कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो एट पॉइंट इज दैट कि आप ना इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आप मतलब कि प्रैक्टिस कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चंस लगा लिए आप वैसे विदाउट मॉक टेस्ट दिए या क्विजेस लगा के आप लोग मॉक दे रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका मतलब कि स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको ना मॉक लगाना है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर, सो दैट कि जब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट करा और कितने अटेम्प्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट में डालो, एक टाइम बाउंडेशन में डालो कि 20-22 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो जब आप ये करोगे ना उसके बाद में आपके अंदर एक अलग मतलब कि स्टार्ट होगा कि हाँ यार नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे मॉक लगाओ। जो एक्स एस्पिरेंट है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग मॉक्स लगाओ, मतलब कि वीक में 2 बार, मेंस का 1 बार, और
जो नए बच्चे हैं, मतलब कि जो अभी अभी न्यूली आए हैं और सोच रहे हैं इस साल फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने की, आप लोग वीक में एक बार ही लगाओ। अप्रैल मई तक ये सब रखो, मतलब कि लाइक अप्रैल मई तक आप ये सब रखो। उसके बाद में आप डेली बेसिस पे लाइक ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। 9th पॉइंट इज दैट कि रिव्यू योर आंसर बिफोर सबमिटिंग द क्वेश्चंस विदाउट एनी एरर। सो क्या होता है कि बच्चे ना मतलब कि फटाफट फटाफट कभी कभी स्पीड में इतना ज़्यादा मतलब भाग जाते हैं कि वो अगर टाइम बचता है ना तो भी वो मतलब कि अपनी चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हमने कहाँ गलत करी होगी, मतलब एक बार रीचेक नहीं करते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी पहले बहुत होती थी कि लाइक मैं ना मतलब कि फ़्लो में चीज़ें सॉल्व कर जाती थी, बट उसके बाद में जब मैं देखती थी ना, मैं कहा यार शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो जब आंसर मतलब कि लाइक जब सबमिट करने के बाद में उसका एनालिसिस करती थी मैं चीज़ों का, तब मुझे पता चला कि यार नहीं, मैं शायद कहीं पे मिस्टेक कर सकती हूँ। तो चीज़ें तो देखो मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगे कि नहीं आप यहाँ पे थोड़े सही नहीं हो, यहाँ थोड़े गलत हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू नो एंड आई वांट टू लर्न। ओके, तो जो जहाँ आप लोगों को मेरी लगे कि शायद ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे मत करना क्योंकि वो मतलब कि नहीं है ओपन अभी के सभी के लिए, बट मैं कर दूँगी कुछ टाइम में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डेली की चेकलिस्ट मिलेगी, डेली की आपको एडिटोरियल मिलेगा, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी टेंशन। और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता रहता है, मैं भेजती रहती हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो अपने आंसर को सबमिट करने से पहले एक बार इसको रिव्यू ज़रूर कर लिया करो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th पॉइंट इज़ दैट कि स्टे काम। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है और आप ये क्वेश्चन नहीं हो एबल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, सो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड जस्ट मूव ऑन। एंड इफ़ यू हैव लेफ्ट द टाइम, ओके, अगर आपके पास में टाइम बचता है, उसके बाद में उस क्वेश्चन पे आओ, और मैं 80% कह सकती हूँ कि वो क्वेश्चन उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेकर जाना कि मैंने ये चैप्टर करा था, मुझे ये टॉपिक पता है, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो इस चक्कर में आपके 45 मिनट्स लग जाएंगे और आप 5 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये मैंने बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस, मतलब मुझे पता है इन चीज़ों का, मेरे को बहुत बच्चों ने बता रखा है कि हमने ऐसा ऐसा करा था, बट हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था लास्ट ईयर। क्या हुआ था कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था और मैं ना मतलब कि मेरे को पता चल गया था क्वांट में कि क्वांट में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है करने का। डीआई मतलब इतनी गंदी डीआई आई थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी गंदी आई थी, ठीक है। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी और फिर मैंने रीजनिंग पे स्विच करा एंड रीजनिंग मेरी बन गई थी, ठीक है। रीजनिंग बनती जा रही थी, बट एक पज़ल ऐसी आई जहाँ पे मैं स्टक हो गई और मुझे लगा कि अभी मेरे पास में आगे 18-19 क्वेश्चंस बचे हैं और ये पज़ल है मेरे पास में। तो मैंने ना मतलब कि वहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट अपने लगा दिए। सो इट्स जस्ट लाइक गेम चेंजिंग फॉर मी कि इन अ नेगेटिव टर्म, नॉट इन अ गुड टर्म, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेकर जाना है। अगर नहीं आता छोड़ दो, मूव ऑन करो, टाइम बचे तो वापस आओ। सो यही थी कुछ टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 35 प्लस स्कोर करने के लिए इन आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और क्वांट की जो स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियो डाली थी उसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। सो आप लोग देख लेना वहाँ से क्वांट की वीडियो। और उस वीडियो पे मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो पे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।